गाइस, मेडिसिनल केमिस्ट्री 2 का यूनिट 3 का हमारा डिस्कशन चल रहा था। उसमें हमने एंटी अरिथमिक ड्रग्स के बारे में पढ़ा है और एंटी हाइपरलिपिडेमिक एजेंट्स या ड्रग्स के बारे में भी हमने डिस्कस किया है। आज हम बात करेंगे कोगुलेंट एंड एंटी कोगुलेंट्स। वेरी इंपॉर्टेंट है, मतलब इसके अंदर एक ड्रग ऐसा है कि आपके एग्जामिनेशन के अंदर हर बार पूछा गया है, वो है ये आपका वारफरिन। ये वारफरिन का हम सब कुछ पढ़ेंगे, मतलब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, इसके यूजेस क्या है, साइड इफ़ेक्ट्स क्या है और स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप भी इसका पढ़ा जाएगा। क्लियर। देन आपको देखना पड़ेगा मेननडायोन का स्ट्रक्चर, एसिटोमेननडायोन, देन एनिसिनडायोन, क्लोपिडोग्रिल। ये सभी ड्रग्स के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, एंड कोगुलेंट एंड एंटी कोगुलेंट्स का चैप्टर हम क्लोज कर देंगे। आप वीडियो पर आखिर तक बने रहिए, ठीक है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर नोट्स भी दे दिया है, आप नोट्स जाकर डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। और एंटी अरिथमिक और एंटी हाइपरलिपिडेमिक एजेंट्स के वीडियोस में उस वीडियो को भी मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है। अगर आप चाहे तो उस वीडियो को जाकर देख सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा तभी आप सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कोगुलेंट्स। अभी कोगुलेंट होते क्या है, देखिए गाइस, कोगुलेंट ये एक ड्रग्स है। दीज आर द ड्रग्स, ओके। दे आर ऑल्सो नोन एज अ क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। मतलब ये ड्रग्स जो ब्लड को क्लॉट करते हैं, हमें उनको क्या बोलते हैं, कोगुलेंट्स कह के बुलाया जाता है। द कन्वर्शन ऑफ द फ्लूइड ब्लड टू सॉलिड जेल और क्लॉट्स। ये कोगुलेंट करते क्या है, मतलब कोगुलेंट ड्रग्स ये जो है ना, लिक्विड ब्लड को सॉलिड के अंदर कन्वर्ट किया जाता है, जेल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। ओके, उन्हें हम क्या कहते हैं, कोगुलेंट्स कह के बुलाते हैं। आपको जैसे कि स्क्रीन पर दिख रहा है, ये जो है ना हमारा मतलब लिक्विड एक ब्लड है। इसको जो है ना हम हार्ड या जेली सब्सटेंस की तरह बनाते हैं। ये हमारे बॉडी के अंदर एक नेचुरल सब्सटेंस है, नेचुरल तरीके से होता है। अगर किसी भी प्रकार का गड़बड़ हो गई, मेन देखिए विटामिन के की अगर डेफिशिएंसी हो गई आपके बॉडी के अंदर, तभी जो है ना आपका ब्लड क्लॉट नहीं होगा। मतलब आप क्लॉटिंग क्यों चाहिए, हमें क्यों चाहिए, क्लॉट होना ज़रूरी क्यों है। क्लॉट होना ज़रूरी इसलिए है, अगर आपको किसी भी तरह का एक घाव हो गया, वुंड हो गया, अगर उस वुंड को आप सही समय ठीक नहीं करेंगे तो क्या होगा, एक्सेस ब्लीड हो जाएगा। अगर एक्सेस ब्लीड होगा तो आपको हीमोग्लोबिन डेफिशिएंसी हो जाएगी और ब्लड इतना चले गया शरीर से बाहर, मतलब आप उसको काबू ही नहीं कर सकोगे। तब जो है ना उस दैट लीड्स टू सीवियर एक्सीडेंट्स, दैट लीड्स टू द सीवियर डिजॉर्डर्स। ओके, जैसे कि आप देखते होंगे एक्सीडेंट्स पर डॉक्टर्स का काम क्या रहता है, वो ब्लड को रोकना चाहते हैं, मतलब रोक के रखना है। क्योंकि ब्लड बाहर चले गया तो जो है ना ऑक्सीजन की मात्रा भी बॉडी के अंदर कम हो जाएगी। इसलिए कोगुलेंट्स का रोल वेरी इंपॉर्टेंट है हमारे बॉडी के अंदर। अभी कोगुलेंट फैक्टर, ये देखिए, ये जो आपको 13 फैक्टर्स आपको जो दिख रहे हैं ना, ये वेरी इंपॉर्टेंट नेचुरल फैक्टर्स है बॉडी के अंदर। ओके, अगर ये काम कर गए तो ठीक है, हमारा बॉडी अभी देखिए अंदर जो है ना, क्यों क्लॉट नहीं हो रही बॉडी, आप पता है आपको, अंदर हमारे बॉडी के अंदर हालांकि ऑक्सीजन भी मौजूद है, ब्लड भी मौजूद है। ओके, क्लॉट किस लिए होता है, जब ऑक्सीजन ब्लड के साथ मिल जाता है तभी जो है ना क्लॉटिंग बनता है। हाँ, अगर ऐसा होगा तो बॉडी के अंदर भी जो है ना ब्लड है, बॉडी के अंदर भी जो है ना ऑक्सीजन है, क्यों क्लॉट नहीं हो रहा, बिकॉज ऑफ दिस हेपेरिन के कारण। वो हम पढ़ेंगे एंटी कोगुलेंट्स में। हाँ, कोगुलेशन देखिए, ये जो है ना अगर किसी भी तरह का ब्लीडिंग हो रहा हो तो उसे रोका जाता है विद द हेल्प ऑफ दीज क्लॉटिंग फैक्टर्स। आप दिख रहा होगा क्लॉटिंग फैक्टर 1, क्लॉटिंग फैक्टर 2, 3, 4 अप टू 13 क्लॉटिंग फैक्टर, जिसमें वेरी इंपॉर्टेंट एक क्लॉटिंग फैक्टर 8 है, 9 है और 11 है, 12 है। ये सभी ये 4 क्लॉटिंग फैक्टर्स एक वेरी सुपीरियर रोल प्ले करते हैं ब्लड को क्लॉट करने में। अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो गाइस देखिए, विटामिन के को बूस्ट करते हैं चंद ड्रग्स। उसके अंदर आज हम इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे, दैट इज़ अ फैट सॉल्युबल मेननडायोन एंड एसिटोमेननडायोन। ये 2 इम्पॉर्टेंट हमारे ड्रग्स है जो हमारे सिलेबस में है। इस फैट सॉल्युबल विटामिन के डेरिवेटिव्स मेननडायोन एंड एसिटोमेननडायोन। आपको दिख रहा होगा, ये है स्ट्रक्चर हमारा मेननडायोन का, जो यूज़ होता है एज अ कोगुलेंट, जिसे हम इस्तेमाल करते हैं कोगुलेंट के रूप पर, मेननडायोन। ठीक है, ये मेननडायोन की अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो देखिए आपको जो है ना इधर कीटोन रिंग दिख रहा है, इधर और इधर
इधर जो है ना CH3 अटैच हुआ है, सेकेंड पोजीशन के अंदर क्या अटैच है, CH3 अटैच हुआ है, और ये जो है ना 2 फिनाइल का एक कंपाउंड है, बाइफिनाइल। नेक्स्ट वन इज एसिटोमिनन डायोन। इस पर ये जो है ना ये एक फिनॉल स्ट्रक्चर है, फिनाइल का स्ट्रक्चर, उस पर ब्रोमीन ऐड हुआ है, इट इज़ Br। एक और जो है ना उस पर जो है ना NH2 ऐड हुआ है, वो हमारा फिनाइल स्ट्रक्चर नहीं है, ये एक हेटेरोसाइक्लिक है, मतलब यहाँ डबल हेटेरोसाइक्लिक एटम्स है, एक है ऑक्सीजन और एक है नाइट्रोजन। ठीक है, ये है हमारा एसिटोमिनन डायोन जो हमारा एक कोगुलेंट है, जो ब्लड को क्लॉट करता है। अगर हम यूजेस की बात करें तो मिनन डायोन और एसिटोमिनन डायोन पर दोनों पर एक ही यूजेस है। देखिए, दे आर यूज्ड एज अ न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट इन एनिमल फीड एंड ऑल्सो इन रिसर्च इट इज़ यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विथ विटामिन C फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द प्रोस्टेट कैंसर। विटामिन C के साथ में प्रोस्टेट कैंसर को ट्रीट करने के लिए दिया जाता है। अगर इसके एडवर्स इफेक्ट्स की अगर हम बात करें तो देखिए, डिजीनेस, फ्लशिंग, इरिटेशन ऑफ द स्किन, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, हाइपर सेंसिटिविटी, हाइपर बाइलोरुबिनीमिया इन प्री मैच्योर इन्फांट्स, तब बाइलोरुबिन का ज़्यादा सीक्रेट होना, लिवर के पास बाइल एसिड का ज़्यादा सीक्रेट होना। ओके, अगर हम यूजर्स के मज़ीद बात करें तो देखिए, इट इज़ यूज टू प्रिवेंट, कंट्रोल, ट्रीट द कोगुलेंट डिसऑर्डर ड्यू टू विटामिन K डेफिशिएंसी। मैंने आपको शुरुआत में ही कहा था, विटामिन K डेफिशिएंसी से ही ये जो है ना कोगुलेशन प्रॉपर्टी सीधे से बिहेव नहीं करती। इसलिए हम इस मेडिसिन से करते क्या हैं, विटामिन K डेफिशिएंसी को ठीक करते हैं। अगर विटामिन K डेफिशिएंसी ठीक हो गया तो ऑटोमेटिकली आपका ब्लड जो है ना क्लॉट होगा, जहाँ ज़रूरत है वहाँ। नेक्स्ट हम बात करते हैं गाइस एंटीकोगुलेंट्स की, जहाँ हम देखेंगे वारफरिन, जो एक वेरी 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 इंपॉर्टेंट ड्रग है हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। एंटीकोगुलेंट्स, दीज आर द मेडिसिन दैट हेल्प टू प्रिवेंट ब्लड क्लॉट्स। ओके, जस्ट कोगुलेशन का एक अपोजिट ही एंटीकोगुलेंट है। इधर ब्लड क्लॉटिंग को बनाया जाता है, मतलब ब्लड क्लॉटिंग होने से रोका जाता है। किस लिए रोका जाता है भाई, किस लिए रोका जाता है ब्लड क्लॉटिंग को, क्या ज़रूरत है रोकने की? देखिए गाइज, एक बात आप याद रखिए, जैसे हमारे ब्लड वेजल्स है ना, हाँ ब्लड वेजल्स, अगर इसके अंदर ये ब्लड वेजल्स के अंदर किसी भी तरह का एक छोटा मोटा एक क्रैक होगा तो उधर क्या होगा, ब्लड जो है ना क्लॉट होने लगेगा, ब्लड क्या होगा, क्लॉट होने लगेगा। अगर वही ब्लड अगर उस वेजल्स पर क्लॉट होगा तो क्या होगा गाइस, अगर क्लॉट इधर बन गया समझो, तब ये ब्लड फ्लो हो जाएगा, रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा, ब्लड फ्लो रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा। ओके, जैसे आपने एथेरोस्क्लेरोसिस में देखा था, लिपिड कंटेंट डिपॉजिट होकर जो है ना ब्लड फ्लो कम हो जाएगा। इसी प्रकार ब्लड क्लॉट होगा तो ब्लड फ्लो भी कम होगा, ब्लड फ्लो कम होगा तो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन बॉडी को भी कम हो जाएगी। दैट लीड्स टू मेजर प्रॉब्लम्स। ठीक है, आपको मतलब हार्ट अटैक आ सकता है, या आपको जो है ना मेजर प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, मतलब इनसफिशिएंट ब्रीथ आपको लेने में दिक्कत हो सकती है, मतलब आपको ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन प्रॉपर तरीके से नहीं मिल सकता है, स्ट्रोक भी हो सकता है इससे। ठीक है, ब्लड क्लॉट होकर जो है ना हेमोरेज भी होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि अभी एक ब्लड क्लॉट हो गया, एकदम प्रेशर से अगर ब्लड हो गया तो जो है ना ब्रेन वेजल्स रप्चर होने के भी केसेस रहते हैं। ठीक है, ये एक सीरियस कंडीशन है। दे आर गिवन टू पीपल एट द हाई रिस्क ऑफ गेटिंग क्लॉट्स टू रिड्यूस देयर चांसेस ऑफ डेवलपिंग सीरियस कंडीशन सच एज स्ट्रोक्स एंड हार्ट अटैक्स को बचाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ब्लड क्लॉट इज अ सील क्रिएटेड बाय द ब्लड टू स्टॉप ब्लीडिंग फ्रॉम वुंड्स। आपको मैंने बताया था, ये जो है ना क्लॉट किस लिए बनता है, ये सीलिंग है एक, जो वुंड्स को मतलब ब्लीड होने से बचाता है ब्लड क्लॉट्स। वाइल देर आर यूजफुल इन स्टॉपिंग ब्लीडिंग, दे कैन ब्लॉक ब्लड वेसल्स एंड स्टॉप ब्लड फ्लोइंग टू ऑर्गन सच एज ब्रेन, हार्ट और लंग्स इफ़ दे फॉर्म इन अ रॉन्ग प्लेस। अगर ब्लड क्लॉट का होना ज़रूरी है, ब्लड क्लॉट अगर नहीं होगा तो दैट लीड्स टू द मेजर प्रॉब्लम, ब्लड लॉस हो जाएगा। हाँ, लेकिन स्पेसिफिक मात्रा में जो हमारे इंटरनल है, इंटरनल के अंदर ब्लड क्लॉटिंग नहीं होना है। अगर ब्लड इंटरनल के अंदर, अगर इंटरनल ऑर्गन्स के अंदर अगर ब्लड क्लॉट हो गया तो दैट लीड्स टू सीवियर प्रॉब्लम्स। इसलिए एंटीकोगुलेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है। उन्हें हमें एक और नाम से जानते हैं, दैट इज़ एंटीकोगुलेंट्स को, दे आर ब्लड थिनर्स। ब्लड थिनर्स के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। हमारा मोस्ट फ्रेंडली ड्रग वो है वारफरिन। वारफरिन को आपको देख रहे होगे आप, देखिए ये एक फिनाइल रिंग है, एक और फिनाइल रिंग है, बीच में एक हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ है, इस पर एक कीटोन है, ये एक कीटोन है, ये दिख रहा है आपको, और एक ऑक्सीजन ग्रुप लगा हुआ है इधर। ठीक है, अब अगर हम SAR की इधर बात करें तो देखिए गाइस, ये फर्स्ट का जो फिनाइल रिंग है ना, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फिनाइल रिंग। नेक्स्ट हाइड्रोक्सी ग्रुप भी एक वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर इसके बगैर एक्टिविटी नहीं होगा, एंटीकोगुलेंट की एक्टिविटी नहीं होगी।
कीटोन ग्रुप का भी होना ज़रूरी है, इसके बगैर भी एंटी कोगुलेंट एक्टिविटी नहीं होगा। ओके, और ये इथाइल रिंग में होना ज़रूरी है, मतलब ये दो मतलब ये रिंग होना भी ज़रूरी है, मतलब इधर देखिए ये कीटोन रिंग होना भी ज़रूरी है। अगर ये कीटोन नहीं रहा तब भी एक्टिविटी नहीं होगी, और ये अगर ये फिनाइल भी नहीं रहा तो तब भी एक्टिविटी आपकी नहीं होगी। ये सभी स्ट्रक्चर्स रहना है, मैंडेटरी है अगर एक्टिविटी दिखाना है तो। अगर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो गाइस सिंपल मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, विटामिन के एक वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर द कोगुलेशन, मैंने आपको बताया था। अगर हम विटामिन के को रिड्यूस कर दें, मतलब विटामिन के सिंथेसाइज को ही हम ब्लॉक कर दें, तभी क्या होगा गाइस, क्लॉट हमारा नहीं होगा, एंटी कोगुलेंट हमारा प्रॉपर्टी शो होने लगेगा। देखिए, विटामिन के रिडक्टेस, अब ये करते क्या है, ये विटामिन के रिडक्टेस जो है ना, विटामिन के को ऑक्सीडाइज करके, विटामिन के को ऑक्सीडाइज करके ये जो है ना क्लॉट बना लेते हैं। अगर हम वारफरिन का इस्तेमाल करेंगे तभी ये क्या करते हैं, वारफरिन दे स्टॉप द विटामिन के रिडक्टेस, विटामिन के का रिडक्टेस स्टॉप हो जाता है। अगर विटामिन के रिडक्टेस स्टॉप हो गया तभी जो है ना विटामिन के ऑक्सीडाइज नहीं होगा, विटामिन के रिडक्टेस भी रिड्यूस भी नहीं होगा। अगर ये दोनों नहीं होंगे तो आपका ब्लड भी जो है ना क्लॉट नहीं होगा। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट सा याद रखना है, ठीक है। यही इधर सभी थियरी में बताया है, आप जस्ट इसको पढ़ के आप देख सकते हो। अब बस इतना याद रखना है, विटामिन के रिडक्टेस को ब्लॉक किया जाता है विद द हेल्प ऑफ द वारफरिन। ओके, दैट रिडक्शन इन द विटामिन के होता क्या है, इट प्रिवेंट्स द coagulation, it behaves as anti-coagulant activity. वारफरिन इज ऑल्सो नोन एज ब्लड थिनर। अगर वारफरिन के सिंथेसाइज की अगर हम बात करें तो गाइस सिंथेसाइज इसका बड़ा सिंपल है। देखिए, 4 हाइड्रोक्सी काउमेरिन, जब हम बेंजाल एसीटोन के साथ रिएक्ट करते हैं तभी हमको एक कॉम्प्लेक्स मिलता है। वो कॉम्प्लेक्स अपॉन सोडियम हाइड्रोक्साइड जो एक हमारा बेस है, अल्कलाइन है, तभी हमको जाकर एक वारफरिन सोडियम एक प्रोडक्ट मिलता है जो एक एंटी कोगुलेंट है। इट इज़ वेरी गुड एंटी कोगुलेंट। अगर हम इसके यूजेस की अगर बात करें तो इट इज़ यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ब्लड क्लॉट्स, देन इन डीप वेन थ्रोम्बोसिस का उस पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। प्रिवेंट हार्मफुल ब्लड क्लॉट्स उस पर इसका इस्तेमाल होता है। आर्टेरियल फिब्रिलेशन में, हार्ट वॉल रिप्लेसमेंट में भी जो है ना इस वारफरिन का इस्तेमाल हम करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसकी दिखाई, दैट इज़ एनिसन डायोन। एनिसन डायोन ये भी एक तरीके का एक एंटी कोगुलेंट है, एनिसन डायोन। नेक्स्ट क्लोपिडोग्राल। क्लोपिडोग्राल एक एंटी कोगुलेंट तो नहीं है लेकिन ये एक एंटी प्लेटलेट है, जहाँ इसका मेन इंपॉर्टेंट काम यही है कि ये जो है ना दैट इज़ क्लोपिडोग्राल, ये प्लेटलेट को बनने में रोकता है। प्लेटलेट का काम क्या है, प्लेटलेट का काम क्लॉट करना है, मतलब कोगुलेशन बनाना है। अगर ब्लीडिंग हो रहा है तो प्लेटलेट्स ऑटोमेटिक एक्टिव हो जाएंगे और क्लॉट को बनाएंगे। मगर ये एस्पिरिन मतलब ये क्लोपिडोग्राल ये करते क्या है गाइस, ये जो है ना एक एंटी प्लेटलेट की तरह एक्ट करते हैं। ये प्लेटलेट की एक्टिविटी को डिक्रीज करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं एक्टिविटी ऑफ द प्लेटलेट। अगर हम इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें, क्लोपिडोग्राल इट इज़ अ प्रो ड्रग दैट मस्ट बी मेटाबोलाइज्ड बाय CYP2C19 टू बी इफेक्टिव। मतलब ये जो है ना ये एक प्रो ड्रग है। इनिशियली लीवर के अंदर इसका एक्शन होता है, लीवर पर जाकर ये जो है ना एक्टिव हो जाता है, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ये एक्टिव होता है। इनिशियली फर्स्ट लीवर के अंदर ये इनएक्टिव रहता है, जब ये स्मॉल इंटेस्टाइन पर पहुंच जाता है तब इसका एक्टिवेशन जो है ना दिखाता है, तभी ये एक्टिव हो जाता है ड्रग। इट्स एक्टिव मेटाबोलाइट इरिवर्सिबली ब्लॉक्स द P2Y12 ADP रिसेप्टर्स ऑन प्लेटलेट्स। ओके, ये जो है ना P2Y12 ADP रिसेप्टर्स को ब्लॉक किया जाता है इस क्लोपिडोग्राल के द्वारा। ये P2Y12 ADP रिसेप्टर्स एक प्लेटलेट रिसेप्टर्स है जो प्लेटलेट को सिक्रेट करने में मदद करते हैं। हाँ, ऑटोमेटिकली अगर ये जाकर इरिवर्सिबल बाइंड हो जाते हैं तो प्लेटलेट्स का एक्टिविटी डिक्रीज हो जाता है गाइस। देयरफॉर दे विल रिड्यूस द प्लेटलेट एग्रीगेशन। प्लेटलेट का एग्रीगेशन होना बंद हो जाएगा, मतलब डिक्रीज हो जाएगा। अगर प्लेटलेट का एग्रीगेशन डिक्रीज हो गया तो डेफिनेटली क्या होगा, देयर विल बी द एंटी कोगुलेंट एक्टिविटी, एंटी कोगुलेंट एक्टिविटी, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम इसके इस्तेमाल मतलब यूजेस की अगर बात करें तो इट इज़ अ पोटेंट ओरल एंटी प्लेटलेट एजेंट यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिसीज, पेरिफेरल वैस्कुलर डिसीज एंड सेरेब्रोवैस्कुलर डिसीज। मतलब क्लोपिडोग्राल का इस्तेमाल जो है ना हम मतलब अगर हम एंटी कोगुलेंट
और एंटी प्लेटलेट दोनों को अगर हम डिफरेंस निकालें तो एंटी प्लेटलेट एक प्रेफरेंस ड्रग है अगर क्लॉट ब्लड वेजल्स के अंदर बनता है तो, क्योंकि इनका एक्शन ब्लड वेजल्स के अंदर एक सुपीरियर तरीके से होता है इसलिए। ओके, क्लोपिडोग्रेल यूज फॉर रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ स्ट्रोक और हार्ट अटैक में भी इसका इस्तेमाल होता है गाइस। बस ये हो गया हमारा एंटी कोगुलेंट्स एंड कोगुलेंट्स। नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हमारे यूनिट 3 के सभी लेक्चर्स आपको मतलब डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप देख सकते हो। थैंक यू।